बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस टाइम मैं मौजूद हूँ इस्तांबुल के सुल्तान अयूब इलाके में। और सुल्तान अयूब जो है वो बेसिकली हम हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत से इस इलाके को कहते हैं। हज़रत अयूब अंसारी, जैसे कि आपको पता है, मेज़बान रसूल रहे हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान रहे हैं। उसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बयान की कि कुस्तुस्तनिया जो फतह करेगी वो फौज अजीम होंगी और उसका जो लश्कर का सरदार होगा वो भी एक अजीम सरदार होगा, तो उस वक्त हर सहाबा का दिल में ये ख्वाहिश है कि हम भी आए और हम भी इस लश्कर का हिस्सा बने। तब हज़रत उमर फारूक के दौर में कुछ सहाबा ने यहाँ का सफ़र भी किया। उन्हीं में हज़रत अयूब अंसारी साहब का सफ़र भी है और ये अंदर उनका मज़ार है। हम इस टाइम इस्तांबुल शहर में मौजूद हैं। ये साथ मशहूर मस्जिद है, जामिया मस्जिद है, यहाँ पे जुमा होता है। और आइए अब आपको मज़ार के अंदर का इलाका भी, हम जब अंदर जा रहे हैं तो यहाँ पे एक रवायत है कि लोगों का मुंह मीठा कराने के लिए यहाँ पे अक्सर कोई ना कोई शीरीनी बांटी जाती है। तो हम हज़रत अबू अयूब अंसारी के इस मज़ार पे आपको शीरीनी दिखाएंगे और ये तमाम लोग आ जा रहे हैं और लोग अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं उनके साथ। नाज़रीन, ये आप सामने देख रहे हैं कि वज़ू का एरिया, यहाँ पे लोग वज़ू करते हैं और ये मज़ार के हाथे में लोग अपना चंदा भी और मस्जिद के लिए जो उनकी खिदमत करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ख़वातीन के लिए यहाँ पे अलग हिस्सा बनाया गया है, मर्दों के लिए अलग हिस्सा है। ये जामिया मस्जिद है और इसमें बहुत जुमे के दिन बहुत ज़्यादा इज्तिमा होता है। ये इस टाइम माशाल्लाह हम मज़ार के मरकज़ी दरवाजे पे मौजूद हैं और ये रास्ता ख़वातीन के लिए है और ये मर्दों के लिए है। इंशाल्लाह अभी हम मर्दों वाले रास्ते से अंदर जाएंगे और मज़ार शरीफ पे फातिहा ख़वानी करेंगे। अब मज़ार शरीफ में दाखिल होने लगेंगे तो आप देखेंगे कि साथ आपको शॉपर मिलेंगे और आपको अपने जूते उतार के उनको अलग से रखना है। ख़वातीन के लिए यहाँ पे सर ढकने की बाकायदा चादरें रखी गई हैं ताकि आप दरबार शरीफ पे आए तो अपना सर ढाँप के अंदर जाएँ। और ये इंतहाई मुअद्दबाना और इज़्ज़त और इकराम का तरीक़ाकार है। आइए अब मज़ार के अंदर बंद। तो नाज़रीन, इसमें आपने देखा है कि एक इंतहाई रूहानी तजर्बा हमें हासिल हुआ कि जब आप सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पे हाजिर होते हैं तो एक अकीदत का और एक एहतराम का और एक नूर का और एक रूहानी तस्कीन का एक ज़रिया हासिल होता है। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों पर अपना रहम और फज़ल करम करे और अल्लाह ताला हमें भी उनके साथ आखिरत में खात्मा बिलखैर और ईमान पे करवाए। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो ये रास्ता जो है कब्रिस्तान को जाता है और ये कब्रिस्तान में बहुत सारे शुहदा की और बहुत सारे पाशाओं की, उन लोगों की कब्रें हैं जिन्होंने जंगों में हिस्सा लिया और ये उस वक्त के सारे लोग यहाँ पे मरहूम हैं और इनके लिए भी लोग बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। और फिर उसके बाद ये सारा हिस्सा पीछे मैंने आपको जैसे बताया था कि ये मस्जिद वाला है और फिर यहाँ पे नमाज और बाकी मामला लिखे जाते हैं। तो जब भी आप इस्तांबुल तशरीफ़ लाएँ तो दरबार पे हाज़िरी भी दें और दुआए मग़फ़िरत भी करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना जो वीलॉग्स बना रहा था तुर्की के बारे में और जहाँ जहाँ मैं गया, जैसे कि तकसीम स्क्वायर में, फिर उसके बाद इस्तक़लाल स्ट्रीट में और उसके बाद बॉस्फोरस का जो हमने ट्रिप किया, उसके अलावा जहाँ जहाँ ओल्ड बाज़ार में हम गए, मिस्री बाज़ार में गए और जो तुर्की का ओल्ड बाज़ार जिसको कहा जाता है वहाँ पे गए। तो सबसे पहले मुझे ये ख़्याल आया कि जो हमने वीलॉग बनाना है उस वीलॉग के अंदर हमें तुर्की की आपको हिस्ट्री बतानी पड़ेगी कि जमहूरिया तुर्किया जिसका आजकल नाम है उसकी बेसिकली जो इस्तांबुल शहर है उसकी क्या अहमियत है और अब तुर्किया जो है उसके अंदर चूँकि इस्तांबुल सिटी आ चुका है तो तुर्किया का पहले क्या स्टेटस था। तो इस तमाम इलाके को जब ये इस्तांबुल फ़तह नहीं हुआ था तो इसको कॉन्स्टेंटिनिया कहा जाता था। लेकिन मज़े की बात यह है कि इससे पहले, सबसे पहले ये रोमन्स के कब्ज़े में था। रोमन्स ने जब इस पे कब्ज़ा किया
तो उन्होंने इसको रोम की तरह पाया, यानी रोम जो है, रोम सिटी को अगर आप आज भी देखें नक्शे पे, तो रोम सिटी जो है वो बिल्कुल समुंदर के किनारे के ऊपर है। ऐसे ही जब रोमन्स ने इसको फतह किया कॉन्स्टेंटिनिया को, तो उस वक्त उन्होंने इसका नाम रखा नोवा रोमा, यानी नया रोम। तो ये इसका पहला और पुराना नाम है। बहुत सारे लोगों को इस्तांबुल का कॉन्स्टेंटिनिया का तो पता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि इसको नोवा रोमा कहा जाता था जब रोमन्स की हुकूमत थी। उसके बाद फिर वक्त गुजरा तो हुकूमत बदल गई और फिर बाज़ंतीनी ईसाइयों की सल्तनत यहाँ बन गई। और उस वक़्त ये पार्ट ऑफ द मैसेडोनिया, पार्ट ऑफ ग्रीस और पार्ट ऑफ ये इस्तांबुल जो कॉस्टोस्टोनिया कहलाता था, वो एक अलग पार्ट ऑफ द बाज़ंटाइन एम्पायर हो गया। अब बाज़ंटाइन एम्पायर जो है बेसिकली उसके साथ साथ हंगेरियन और ऑस्ट्रियन एम्पायर, और उसके साथ पोलिश लोग और अल्बेनियंस, और उसके अलावा जो जॉर्जियंस हैं, और उसके अलावा बल्गेरियंस, कोसोवन और सर्बियन और मिलादोविच, ये सारे एरियाज़ ऐसे थे जिसमें कि लोग उस वक़्त क्रिश्चियंस रहते थे। अगर आप तुर्कों के बारे में देखें तो तुर्कों के बहुत सारे कबीले थे उस वक्त भी, जो तुर्क नेशन है, जो तुर्क नस्ल लोग अपने आप को कहलाते हैं। तो उनमें से एक कबीला जो है, जो कि खाना बदोशों की तरह ज़िंदगी गुजार रहा था, और वो उस वक़्त की सल्तनत सिल्जुकिया के अंडर आता था, बादशाह अलाउद्दीन के अंडर। और जो शहनशाह या सुल्तान अलाउद्दीन थे उस वक्त के, एक तुर्क कबीला जिसका नाम काई कबीला था, उनके बुज़ुर्ग सुलेमान शाह के बेटे थे अर्तगल, जिनका आपने बहुत बड़ा ड्रामा और बड़ा ज़्यादा ड्रामा देखा होगा अर्तगल गाजी के नाम से। अर्तगल गाजी वाज द फर्स्ट फ्रॉम द उस्मानीज जिसने ये डिसाइड किया था कि वो विल कम इनटू द पॉलिटिक्स। और अर्तगल गाजी वाज अ बिगेस्ट फाइटर ऑफ हिज टाइम एंड ही वाज द ब्रेवेस्ट फाइटर ऑफ हिज टाइम, बट ही वाज वेरी लॉयल, और वो आखिरी वक्त तक वफादार रहा सिल्जुकी हुकूमत का। और उसने कभी भी अपनी उस्मानी हुकूमत बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसने जितने इलाके फतह किए उनमें उसको बड़े ज़मींदार का या बड़े गवर्नर का दर्जा उस सिल्जुकी बादशाह देते रहे। अर्तगल गाजी की वफ़ात के बाद उनके बेटे, सबसे छोटे बेटे उस्मान गाजी ने कबीले की सदारत ली, और उसके बाद उसने इलाके फ़तह करने शुरू किए, बड़ा कुछ किया। लेकिन उस वक़्त तक भी सल्तनत सिल्जुकिया कायम थी, लेकिन सिल्जुकी सल्तनत के बादशाह अलाउद्दीन के मरने के बाद बहुत सारी उनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए उस्मान ने जो इलाके फ़तह किए हुए थे, और ये वो इलाके थे जो आजकल के मॉडर्न दौर के तुर्की में आते हैं, जैसे सोगूत हो गया, कोनिया हो गया, और उसके अलावा बोरसा हो गया। ये तमाम वो इलाके थे जो काई कबीले ने और उस्मान ने पहले फ़तह किए, और यहाँ पे उसने अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी। और किरमान तक, जो किरमान तक का एरिया था, वहाँ तक वो उस्मान ने अपनी सल्तनत कायम की। लेकिन उस्मान पहला बादशाह था इनमें से जिसने सल्तनत उस्मानिया का नाम दे दिया, अपनी सल्तनत अनाउंस कर दी। जब बादशाह अलाउद्दीन के बच्चे आपस में लड़ना शुरू हो गए तो उसने उनकी अताअत छोड़ के अपनी सल्तनत उस्मानिया का ऐलान कर दिया। लेकिन मज़े की बात यह है कि उसने अपना सिक्का शुरू नहीं किया, सिक्का सिल्जुकी सुल्तान का ही चलता रहा। फिर उसके बाद इनके बेटे यल्दरम आए, और उसके बाद फिर बाज़ेद, और फिर मुराद अव्वल, और फिर मुराद दोयम, और फिर उसके बाद मुस्तफ़ा आए, मुस्तफ़ा अव्वल आए, और फिर आते हैं सुल्तान महमद दोयम। सुल्तान महमद दोयम जो है उन्हें सुल्तान फ़ातेह के नाम से भी जाना जाता है। सुल्तान महमद जो है वो भी जब अपने इक़्तिदार में आते हैं तो उनको भी उस वक्त जब उनके वालिद की डेथ होती है या वफ़ात होती है, तो वो उस वक्त के कैपिटल बोरसा से काफ़ी दूर थे। तो उस वक़्त वहाँ से भी वो अपना लेके आते हैं, अपना लश्कर लेके आते हैं, अपने लोगों को लेके आते हैं, और फिर उस पे कब्ज़ा करते हैं, अपनी सदारत अपनी उस पे मसनद पे, और अपनी संभालते हैं सल्तनत उस्मानिया को। और फिर वहाँ से इन्होंने कोस्टुस्तुनिया फ़तह करने का इरादा किया। कोस्टुस्तुनिया फ़तह करने का मकसद ये था
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़ात पर करोड़ों दरूद, उन्होंने एक हदीस पाक में फ़रमाया था कि कुस्तुननिया इंशाअल्लाह मुसलमान फ़तह करेंगे और वो लश्कर क्या ही ज़बरदस्त होगा, और उसका इमाम भी बहुत ज़बरदस्त होगा, उसका अमीर बड़ा ज़बरदस्त होगा। तो तमाम उस्मानी बादशाहों ने कभी ना कभी कोशिश ज़रूर की, और कुस्तुननिया के पहले भी 6 से ज़्यादा मुहासरे हुए, लेकिन वो मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर नाकाम होते रहे। लेकिन सुल्तान महमद फ़ातेह ने पहली दफ़ा खुश्कियों के ऊपर कश्तियाँ चला के एक रात के अंदर अपने बहरी बेड़े को दुश्मन की सरहद के बिल्कुल करीब कर लिया और उनकी फसीलों के पास कर लिया। इसके साथ साथ सुल्तान महमद फ़ातेह को एक हंगेरियन जो थे वो तोप बनाने वाले क्रिश्चियन वो मिल गए, जो अपने बादशाह से नाराज़ होकर भाग के इनके पास पनाह लेने आ गए, और उन्होंने बेहतरीन किस्म की सबसे बड़ी तोप ईजाद की, जिसने कि शहर की फसीलें उखाड़ के रख दी। और अल्लाह ताला ने सुल्तान महमद फ़ातेह के हाथों इस्तांबुल को, जो कि उस वक़्त कुस्तुननिया कहलाता था, उसको फ़तह किया, और फिर फ़ातेह की हैसियत से वो दाखिल हुए, और इसीलिए तारीख़ में आज भी उन्हें सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के नाम से याद किया जाता है। और उन्होंने फिर उसके बाद इसको कैपिटल बना दिया, इस्तांबुल को कैपिटल बना दिया सल्तनत उस्मानिया का, और हाया सूफिया जो उस वक़्त का सबसे बड़ा गिरजाघर था, उसको तब्दील करके मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। किसी भी जो ईसाई थे उनको ज़बरदस्ती मुसलमान होने के लिए नहीं कहा गया, किसी भी लोगों को मज़हब चेंज करने के लिए नहीं कहा गया, और यही उनको तरबियत दी गई कि आप एक निज़ाम हुकूमत के तहत जहाँ इंसाफ होगा, सबके लिए हकूक़ बराबर होंगे, आप इस निज़ाम हुकूमत यानी सल्तनत उस्मानिया में रहें। और फिर उसके बाद इनके बेटों ने काफ़ी ज़्यादा सल्तनत को बढ़ाया, और यूरोप और अफ्रीका तक फिर इनकी सल्तनत उस्मानिया फैलती रही। तो ये छोटी सी इसकी हिस्ट्री थी। तकरीबन 1928 तक इस्तांबुल जो है वो सल्तनत उस्मानिया का कैपिटल रहा। उसके बाद जमहूरिया तुर्किया जब बना तो फिर अंकारा में कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि उसकी एक वजह थी कि सल्तनत उस्मानिया को हर तरह से ख़त्म करके एक इमेज देना था कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम कोई मतलब वो बादशाहत अब नहीं चाहते। तो इसलिए फिर बादशाहत की सारी निशानियां ख़त्म करके डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट का आगाज़ किया गया, और वो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट जो है वो बनाई गई अंकारा में, जो है कमाल अतातुर्क की निगरानी में, और उसके उस वक्त से लेके अभी तक जमहूरिया तुर्किया का कैपिटल अंकारा चलता आ रहा है। बाकी आइए हम देखते हैं सब कुछ अपने वीलॉग में, और आप हमारे साथ साथ सैर कीजिए इस्तांबुल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों, इस टाइम मैं मौजूद हूँ तुर्की के तकसीम स्क्वायर के ऊपर, और आप मेरे पीछे ये सारा तकसीम स्क्वायर देख रहे हैं, और ये इस्तांबुल के मेन सिटी सेंटर एरिया कंसीडर होता है तकसीम स्क्वायर। तकसीम जो है, ये जो वर्ड है तकसीम, ये बिल्कुल उर्दू वाला वर्ड है जी, तकसीम। और ये तकसीम इस हवाले से लिया गया था कि 18वीं सदी में सुल्तान महमद अव्वल जो थे, सुल्तान महमद अव्वल ने यहाँ पे इस जगह से पूरे जो उनका एशिया था, और उसके बाद जब उन्होंने कुस्तुननिया फ़तह कर लिया, तो उन्होंने एक पानी को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, पानी की तकसीम करने के लिए यहाँ पे सबसे पहला वाटर फिल्टर प्लांट बनाया। वो जो वाटर फिल्टर प्लांट था यहाँ पे सबसे पहला, उसके रेफरेंस से इसको तकसीम स्क्वायर कहा जाता था, क्योंकि यहाँ से पानी की तकसीम की जाती थी पूरे इलाके में। लेकिन उसके बाद बेसिकली चूँकि ये सिटी सेंटर बन गया, यहाँ पे लोगों ने बैठना शुरू कर दिया और यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया, तो उस हवाले से फिर ये मशहूर होता गया। लेकिन साथ साथ जब जमहूरिया तुर्की, सेकुलर तुर्की 1928 में बना, और फिर यहाँ पे जो कमाल अतातुर्क थे उन्होंने इसका चार्ज लिया, तो उन्होंने यहाँ पे एक मोनूमेंट बनाया जमहूरियत का और सेकुलरिज्म का और रिपब्लिक का, क्योंकि तुर्की को 1928 के बाद उन्होंने रिपब्लिक जो है वो अनाउंस कर दिया और सेकुलर स्टेट अनाउंस कर दिया। तो उसकी याद में उन्होंने ये जो मोनूमेंट है वो बनाया, जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। जी नाजरीन, ये जो आपको मेरे पीछे ये मोनूमेंट नज़र आ रहा है, ये वाला ये मोनूमेंट अगर आप देखें तो ये मोनूमेंट जो है बेसिकली दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ, ये मोनूमेंट जो है वो कहलाता है जमहूरिया का, मतलब यानी ये तकसीम स्क्वायर का
मोनूमेंट ऑफ लिबर्टी भी आप इसे कह सकते हैं, और रिपब्लिक के लिए और लोगों की जो है ना वो जमहूरियत की रिप्रेजेंटेशन का ये एक तरीक़ाकार है। उसके बाद नाजरीन इसका तकसीम स्क्वायर का जो मोस्ट फेमस टाइम आता है वो है 1977। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक यकम मई को तकरीब हो रही थी योम मज़दूरों के ऊपर, तो उस योम मज़दूरा की जो तकरीब थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेट ने उसको दबाने की कोशिश की और काफ़ी सारे लोग जो है वो शहीद भी हुए और अपनी जानों से भी गए। तो उस दिन से भी ये तकसीम स्क्वायर जो है वो बड़ा फेमस है और लोग उसकी मतलब उसको याद करते हैं और उस इंसिडेंट्स को भूले नहीं हैं, क्योंकि तकसीम स्क्वायर जो है after 1977 has become a symbol of resilience and symbol of resistance against any type of aggressive any type of powers and authorities who are using their powers for wrongly and against their own people. And then lastly 19 जो है तकरीबन 19 I'm not exactly getting the date now, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये 2013 या 12 की बात है कि यहाँ पे गाज़ी पार्क को बचाने के लिए करीब एक तहरीक शुरू की गई थी और गाज़ी पार्क यहाँ का एक करीबी इलाका है। उस गाज़ी पार्क को बचाने के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, लेकिन शुरू में उस गाज़ी पार्क को बचाने की तहरीक थी और उसके बाद फिर ये तहरीक बदल गई हुकूमत की तब्दीली में और फिर यहाँ पे मेयरशिप भी चेंज हो गई और बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ अपने इस व्लॉग में कि इस सिटी के इस्तांबुल के मेयर पहले तैयब रजब अर्दोगान साहब रहे हैं, जो कि आजकल जमहूरिया तुर्किया के सदर भी हैं। ही वॉज द मेयर ऑफ इस्तांबुल एंड देन रिमार्केबल काम किया उन्होंने यहाँ पे। मैंने अब तक जितने लोगों से उनके बारे में पूछा है, मैंने अब तक जितने लोगों से उनके बारे में इंफॉर्मेशन ली है, everyone is actually very happy with him and everyone is very I mean he's very respectable personality here. You can have some difference in opinion about his rightist wing policies about Islam and all that. That's up to the understanding of the people. लेकिन ये है कि यहाँ के लोग is he's very respectable person, especially in Istanbul. और बाकी ये तकसीम स्क्वायर है जी, इसके इर्द गिर्द आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र आएंगी और इसके अलावा भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप यहाँ तकसीम स्क्वायर में खड़े होंगे तो आपके राइट हैंड साइड के ऊपर मेट्रो का स्टेशन आएगा। ये मेट्रो है और ये आपको अंडरग्राउंड ले जाएगी आपने शहर में जहाँ भी जाना हो। उसके अलावा ये पीछे मेन होटल्स हैं सिटी के, ग्रैंड होटल्स। ये हाफ ऑन एंड हाफ ऑफ बस है, आप यहाँ पे टिकट लें, आप जब मर्ज़ी इस पे चढ़ें और जब मर्ज़ी आप इससे नीचे उतर जाएं अगले स्टॉप पे और फिर अगले स्टॉप से कोई और बस ले सकते हैं। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये इस्तिक़लाल स्ट्रीट है, जो कि मशहूर तरीन इस्तांबुल की स्ट्रीट है। यहाँ पे आपको हर किस्म के खाने मिलेंगे, हर किस्म की आपको फूड्स मिलेंगी और म्यूज़िक, और वो जो आपने अक्सर तुर्किश आइसक्रीम्स देखी होंगी, जो लोग आइसक्रीम्स वगैरह खाते हैं और लेते हैं, तो उस सारे का वो वीलॉग जो आपने देखे होंगे वो सारे इस इस्तिक़लाल स्ट्रीट से आगे जाके आपको मिलेंगे। ओवरऑल जब आपको ये टैक्सीज नज़र आएंगी पूरे शहर में तो वो ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ भी हो सकती हैं, येलो कैब्स भी हो सकती हैं और दे आर एक्सपेंसिव एंड दे आर एवरेज, बट ओवरऑल इस्तांबुल इज़ moderately expensive city. It's not so cheaper like you cannot compare it with other countries, cities like Thailand के कुछ जो हैं बैंकॉक्स आप कर लें या बाकी आप उनके साथ इसे कंपेयर नहीं कर सकते। It's quite different and quite a bit expensive. यहाँ से आपको वो सारा मनाज़र नज़र आएंगे जो आप अक्सर देखते हैं। And this is the beautiful Istiqlal Street, and this is going into the bazaar as well, and lots of Turkish shawarmas and donors जो कि इनकी बड़ी फेमस जो है वो फूड है, कुजीन है। उसके अलावा मैं भी आपको ये दिखाना लगा हूँ जो यहाँ पे लोग हेल्दी फूड्स जो बहुत ज़्यादा खाते हैं वो हैं ये जो हमारे कॉर्न्स होते हैं, ये कॉर्न्स को बॉयल करके उन्हें यूज़ किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, हाउ आर यू ब्रो? वेरी गुड, यू? I'm good। और ये संगाड़े हैं जी, आप संगाड़े देख सकते हैं। इवन आप ये देखेंगे यू कैन पे बाय योर कार्ड। सो ये आगे आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तुर्किश डोनर्स हैं
जो लोग यहाँ पे हैं और हंटर्स, बीफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो बीफ के हंटर्स और ज़्यादा ये खाते हैं। एंड ये देखेंगे कि सो ब्यूटीफुल, इट्स स्पेशलिस्ट टर्किश डोनट्स। अब इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हम अज़ान की आवाज़ सुन रहे हैं जो कि तकसीम स्क्वायर में है, तो अज़ान सुन रहे हैं। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक हम गवाही देते हैं, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये वो आइसक्रीम दुर्दुम जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। जी नाजरीन, तो ये इस्तकलाल स्ट्रीट की एक इंतहाई फेमस हाफिज़ मुस्तफ़ा बकलावा शॉप है ना 1864 से। सो बकलावा इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ हलवाज एंड स्वीट्स of Turkish origin, and Hafiz Mustafa is one of the leading brand of that in Istanbul. तो इस्तकलाल स्ट्रीट पे चलते हुए लॉट्स ऑफ ATMs नजर आएंगे, मल्टीपल स्मॉल स्ट्रीट्स जो कि शहर के अंदर की तरफ जा रही होंगी, और आइसक्रीम शॉप्स वेयर यू कैन सी the people of Turkish origin, special one, and then you can have actually everything on this street. ज़्यादातर ये जगह जो है वो टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पे आपको खाने मिलेंगे, यहाँ पे आपको ATMs मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको शॉपिंग के लिए बड़े बड़े ब्रांड्स मिल जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वैसे मुझे अभी तक यहाँ पे कोई बुक स्टॉल या बुक शॉप नज़र नहीं आई, विच एक्चुअली आई एम फॉन्ड ऑफ। मैं वैसे देख रहा हूँ, और शॉपिंग इज़ अ बिट एक्सपेंसिव है फॉर माई व्यूवर्स। मैं ये बताता चलूँ कि नॉर्मली जो चीज़ें हैं वो दे क्वाइट एक्सपेंसिव, दे आर नॉट सो चीप एक्चुअली, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। सो इफ़ यू वांट सोवेनियर्स, यहाँ से आप टर्किश सोवेनियर्स बाय कर सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें आप ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने और दोस्तों ने ये पूछा था कि यूके डायबिटीज़ में ओवरऑल क्या हुआ और ओवरऑल जो आपने रिसर्च की वो क्या थी। तो मैं ये पोस्टर दिखाना चाहता हूँ कि ये पोस्टर ऐसा है जिसमें मेरी रिसर्च है। बेसिकली ये मल्टीपल एंडोक्राइन ट्यूमर्स जो होते हैं उनके इस्तेमाल में, जो उनके ट्रीटमेंट में जो दवाई इस्तेमाल होती है, सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स जो होते हैं, उनका इंसुलिन के ऊपर और डायबिटीज़ के ऊपर जो असर आता है उससे शुगर अनकंट्रोल हो जाती है। हमने ये स्टडी की कि अगर हम इनको पहले से ठीक कर लिया जाए तो ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, ट्यूमर के ट्रीटमेंट के अंदर शुगर खराब नहीं होगी। ये रिसर्च थी जो मेरी पब्लिश हुई यूके डायबिटीज़ में। इसका लिंक आप यूके डायबिटीज़ के जर्नल से ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मुझसे बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि यूके डायबिटीज़ की जो नई रिसर्चेज हैं उसमें क्या क्या है। तो नई रिसर्चेज के अंदर जो चीज़ें आई हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। नंबर 1 ये है कि हेल्थ इन इक्वालिटीज को उन्होंने खत्म कर दिया। ये मैंने जो आपके लिए पॉइंट बनाए हैं, यानी हेल्थ सर्विसेज चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो उसको बराबर मिलेंगी। ये नंबर 1 पॉइंट था, उसका जो आप समझे कि लुबे लुबाब था। नंबर 2, तमाम की तमाम चीज़ें फ्यूचर में डाटा ड्रिवन होंगी, यानी हर चीज़ कोई ना कोई डाटा की बेस के ऊपर या इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर कोई दवाई बनाई जाएगी, कोई टेस्ट बनाया जाएगा, कोई ट्रीटमेंट प्लान किया जाएगा डाटा की बेस के ऊपर। नंबर 3, टेक्नोलॉजी ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है डायबिटीज के ट्रीटमेंट को, जैसे CGMs आ गए हैं और उसके अलावा नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं शुगर चेक करने की। उसके अलावा ये फैसला किया गया कि हर इंडिविजुअल की पर्सनलाइज केयर की जाएगी उसके हिसाब से। कोई प्रेग्नेंट है तो उस हिसाब से, कोई बूढ़ा है तो उस हिसाब से, कोई दिल का मरीज है तो उस हिसाब से। उसके अलावा ये फैसला किया गया कि डायबिटीज को ट्रायोपैथी के साथ लिंक किया जाएगा। ट्रायोपैथी का मतलब है कि डायबिटीज अगर शुरू में हो गई है तो हमें ये देखना है कि पेशेंट को गुर्दे की, दिल की या मेटाबॉलिक कोई और बीमारी प्रोड्यूस ना हो। उसके अलावा अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए पेशेंट की स्क्रीनिंग के अमल को तेज करने का कहा गया है, टाइप 1, टाइप 2 और मोटी तीनों के अंदर। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि हम जो टाइप 1 है उसके अंदर स्ट्रेटजीज ऑफ ट्रीटमेंट बदल रहे हैं, यानी क्योर की तरफ आ रहे हैं। क्योर का मतलब है कि पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं, और उसके अलावा जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग्स आएंगे उनका इस्तेमाल है। अभी तक वो बहुत एक्सपेंसिव है, तकरीबन 3 करोड़ का एक इंजेक्शन है जो लगता है, लेकिन वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आहिस्ता सस्ता हो जाएगा। उसके अलावा ये फैसला किया गया इस कॉन्फ्रेंस में कि डायबिटीज को सिर्फ शुगर के स्पेशलिस्ट नहीं देखेंगे, डायबिटीज के पेशेंट को फिजिशियंस भी देखेंगे,
न्यूरो फिजिशियंस भी देखेंगे, साइकियाट्रिस्ट भी देखेंगे, न्यूट्रिशनिस्ट भी देखेगा, उसके अलावा मेंटल हेल्थ वाले भी देखेंगे, डाइटिशियंस भी देखेंगे और नर्सेज भी देखेंगी और पोडियाट्रिस्ट यानी जो पाँव का ख्याल रखते हैं वो लोग भी देखेंगे। सो नाउ इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। उसके बाद 8वें नंबर पे ये फैसला किया गया कि मेंटल वेल बीइंग का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि जब किसी को शुगर होती है तो उसको अमूमन डिप्रेशन शुरू हो जाता है, तो मेंटल वेल बीइंग का कंट्रोल बहुत जरूरी है। उसके अलावा नामा पॉइंट ये था कि डायबिटीज विद स्पेशल सिचुएशन पे फोकस किया जाएगा, मसलन प्रेगनेंसी में, एल्डरली एज में, ट्रांजिशंस में जैसे बच्चों से बड़े होने तक। और लास्ट में उन्होंने बताया था कि प्रिवेंशन और लाइफस्टाइल इंटरवेंशन पे बहुत ज़्यादा काम किया जाए। प्रिवेंशन का मतलब यह है कि शुगर होने से बचाया जाए, ग्राउंड्स बनाए जाएं, एक्सरसाइज करवाई जाए लोगों की, उनको बताया जाए कि वो बच कैसे सकते हैं, हेल्दी डाइट के बारे में बताया जाए, स्लीप पैटर्न्स के बारे में बताया जाए। और ओबेसिटी को एक वर्ल्ड वाइड ग्लोबल चैलेंज डिक्लेयर किया गया और ये कहा गया कि अगर आप शुगर से निजात पाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप वजन कम करने के तमाम हरबे इस्तेमाल करें, जिसमें एक्सरसाइज, डाइट के साथ साथ अब इंजेक्शंस भी आ चुके हैं वजन कम करने वाले। तो ये तकरीबन वो 10 मेन पॉइंट्स है जो यूके डायबिटीज के अंदर तमाम डॉक्टर्स को पता होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। You can look at me. Yeah, okay. Yeah, and then we change them over to drop the glucose. If you're using this product now rather than microfine, Okay. it's just microfine with without the BD. And the large part of what we do is education for the patients. So we focus on hypertrophy, injections. So for how long days? 14 days? 14 days, right. So it's available, it's usable for next 14 days, right? That's right. Okay, so it will be attached with a mobile or it's a specific device? It can connect to the mobile. To the mobile itself, right? We have an app there. Okay, and that app works in Pakistan because there are some restrictions in some Yes, areas. of course, yeah. It works, working. right? It's working. Yeah. Yeah. We have the. Continue, tell So you him. can explain me about this, I mean, how much it is and how much it costs and so on. So, okay, so it works like अपना काम शुरू किया और एक्सप्लेन कर रहे थे और सानू दस भी नहीं रहे सारे। मैं ही चाह रहा कि तुसी वीडियो भी नाले बना दो ते नाले मेरा जो है ना एक्सप्लेन करने का तरीका फोटोज लाजमी आनी चाहिए सर। थैंक यू वेरी So we are going to start our journey to Kustostina, Turkey, Istanbul. So let's walk with us and have safe travels. मैं अक्सर जब vlogs करता हूँ ना तो मैं ये बताता होता हूँ कि जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे तो आपको वॉक बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, चलना बहुत पड़ेगा, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट टू वॉक इन यूरोप, बिकॉज यहाँ पे कोई इस तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम ऐसा नहीं है। सो व्हेनेवर एंड वेरेवर यू आर गोइंग यू नीड टू वॉक अलॉट। इस्तांबुल की जो तारीख़ है कुस्तुस्तानिया की या टर्की की और स्पेशली इस्तांबुल की, ये बड़ी इनरिच्ड है और मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियोस में अभी आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताऊँ। जी नाज़रीन, तो अब हम निकल आए हैं एयरपोर्ट से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और अब हम जा रहे हैं सिटी की तरफ, इस्तांबुल सिटी में तकसीम स्क्वायर की तरफ। और ये आप देख रहे हैं कि ये यूरोप साइड ऑफ तुर्की है, इस्तांबुल की जो यूरोपियन साइड है। तो आइए आगे आपको अपने साथ साथ सफ़र में रखते हैं। ले जनाब, अब ये देखें कि हम यूरोप के जब किसी भी सिटी सेंटर में एंटर होते हैं तो जो एरिया उनका होता है ना कंजस्टेड, उस पर आपको पे करना पड़ता है और आपको बताना पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं और आप क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एरिया जो होता है वो रश की वजह से फिर रश ही हो जाता है। तो दे आस्क यू कि व्हाई यू आर गोइंग देयर। सो ये आप समझे कि तुर्की का जो है वो सिटी सेंटर का एरिया है जो हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ सोवेनियर्स की शॉप नज़र आएंगी, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ जो है वो सेंटर्स नज़र आएंगे और लोग वॉक करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो फवारे हैं। और आप ये समझे कि ये टोटल टूरिस्ट प्लेस यहाँ से मेन एरिया
स्टार्ट हो जाता है। अगर आप देखें तो इस्तांबुल का Hadi, как это называется? Это была улица? Center Taksim. Это Taksim, सेंटर तकसीम। सो ये जी तकसीम सेंटर है जी, और तकसीम का एरिया ये स्टार्ट हो। Separate. This hotel here. This is Taksim Masjid, right? Yes, Taksim. Central part Taksim Meydan. of Taksim Maidan. This is metro station, Istanbul metro station, right? So Taksim Maidan, and this is Taksim Masjid. Hotel Istiklal 100 meters. Okay. This is McDonald's. So the Turkish famous shawarmas, wonderful to visit. Buyurun. Kestane tura. Hi. Thank you. So this is the famous donors of Turkey. Special one. Hello. Buyurun, come. Chicken patates. आप तुर्की में और स्पेशली इस्तांबुल में जहाँ भी जाएंगे तो आपको हर चौक में, हर स्क्वायर में आपको इस तरह के फव्वारे नजर आएंगे। ये बेसिकली इसलिए किया जाता है कि शहर की हिफाजत बरकरार रहे, शहर की खूबसूरती बरकरार रहे, और इसके साथ नेचुरल ब्यूटी है। अगर आप इसको बिल्कुल साफ देखेंगे तो आपको पिजन्स, कबूतर और उनका एक खास खाना नजर आएगा, जहाँ पे लोग उनको दाना भी डाल रहे हैं और कबूतर जो है वो आपको उड़ पे नजर आ रहे हैं। जब भी आप आएँ आपको ये मंजर बड़ा खूबसूरत है। जी दोस्तों, तो इस टाइम हम मौजूद है इस्तांबुल की ब्लू मॉस्क में, तारीखी ब्लू मॉस्क। ये बनाई थी सुल्तान अहमद साहब ने, जो 1606 से लेके 1609 से लेके 1616 तक ये बनती रही। तकरीबन 7 सालों में कंप्लीट हुई, और इसकी तारीख बहुत ही खूबसूरत है। क्योंकि इसके सबसे पहले 6 मीनार बनाए गए। ये उस्मानी आर्किटेक्चर का वो पहला नमूना था जिसमें 4 गुंबदों की बजाय 6 गुंबद रखे गए। और ब्लू मॉस्क इसके साथ साथ तारीख
और एक अपने अंदर इस्लामी हवाला जात और यहाँ पे इसके साथ होने वाली इस्लामी तदरीस और इस्लामी मदरसों की वजह से हमेशा मशहूर रही। और आज इस वक्त ये एक मस्जिद होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी है। सो इफ़ यू विजिट इस्तांबुल, डू विजिट ब्लू मॉस्क। जी नाजरीन, तो इस टाइम मौजूद हूँ मैं हाया सोफिया के पास। आप इस्तांबुल आए और अगर आपने हाया सोफिया नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हाया सोफिया इस वक्त एक तारीख का वो बाब है जो शुरू होता है 537 ईस्वी से, जब बाज़ंतीनी बादशाह जस्टिन हैं, जस्टिन वन ने इसको तामीर किया हाया सोफिया को। और ये उस वक्त का सबसे बड़ा गिरजा था। और जब सुल्तान महमद ने इसको फतह किया 370 ईस्वी में, तो उसके बाद उसने इसको आके मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया और उस वक्त से फिर यहाँ पे मुसलमानों ने इबादत शुरू कर दी। लेकिन ईसाइयों की बहुत सारी यादगारों को छेड़ा नहीं गया। फिर उसके बाद 1960 के करीब इसको दोबारा एक इंटरनेशनल विरसा डिस्कवर चल रही है। उसका मकसद ये है कि इसके अंदर से वो तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी जाएं जो गिरजाघर की या जो चर्च की थी, और इसको मुकम्मल तौर पे मस्जिद में ढाल दिया जाए। हाया सोफिया तारीख़, सकाफ़त और मज़हब का एक बेहतरीन इम्तजाज है। आप जब भी तुर्की आएँ तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बगैर आपका विज़िट कंप्लीट हो सकता है। जी दोस्तों, तो इस टाइम सेंट्रल ऑफ इस्तांबुल में हम मौजूद हैं ब्लू मॉस्क पे। सुल्तान अहमद दोयम की बनाई हुई ये मस्जिद जो 1609 से लेके 1616 तक बनती रही, और पहली दफ़ा किसी उस्मानी बादशाह ने 4 की बजाय 6 गुम्बद बनाकर एक नया आर्किटेक्ट तख्लीक किया। ये ब्लू मॉस्क यकीनी तौर पे एक खास किस्म का मजहबी रंग, एक खास किस्म का सकाफती रंग रखती थी। अगर आप आज भी ब्लू मॉस्क का ये सारा प्रेमिसेस अगर देखें तो इस प्रेमिसेस में आपको मस्जिद, उसके अलावा पार्क, खूबसूरत फवारे और उसके अलावा लोगों की और टूरिस्टों की एक बहुत बड़ी तादाद मिलेगी। लेकिन अगर आप इसके बिल्कुल ऑपोजिट देखें तो हमें हाया सोफिया नजर आता है। हाया सोफिया वही जिस सबसे बड़ा गिरजा हुआ करता था बाज़ंतीनी सल्तनत में, और जिसको बादशाह जस्टिन ने पहली दफा बनवाया 537 ईस्वी में। और उसके बाद इतना बड़ा ये गिरजा था कि इस गिरजे को देखने के लिए सुल्तान महमद फातेह खुद जब कुस्तुस्तानिया फतह किया तो यहाँ तशरीफ लाए और इसको देखा और फिर मस्जिद बनाने का ऐलान किया। आज भी ये मस्जिद है, यहाँ पे बहुत सारे नमाजी नमाज अदा करते हैं। अल्लाह ने आज मुझे भी शर्फ दिया कि मैं यहाँ पे नमाज अदा करूँ। अल्लाह ताला इसी तरह से हमारी रौनकें, मसाजिद की रौनकें और उसकी फ़ज़ाइल आबाद रखे। ये देखें, आप गौर से अगर इसको देखें तो इसके अंदर आपको वो सारे चीज़ें नज़र आएंगी कि जो जमहूरियत और मज़दूरों के दरमियान और लोगों के दरमियान ये बनाई गई थी। सो एक्चुअली आजकल ये कंस्ट्रक्शन की वजह से कुछ दिनों के लिए इसको ऑफ किया गया है, लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल मोनूमेंट ऑफ तकसीम स्क्वायर विच इज़ कॉल्ड मोनूमेंट ऑफ लिबर्टी भी कह सकते हैं, जमहूरियत के लिए भी और सेकुलरिज्म की स्टेट के लिए भी। जी नाजरीन, तो ये इस्तकलाल स्ट्रीट का स्टॉक है और अब यहाँ से हम इस्तकलाल स्ट्रीट के अंदर जा रहे हैं। गो के ये रात में देखने वाला होता है बहुत ज़्यादा।
सो यहाँ पे हम बैठने लगे हैं लोकल कहवा पीने के लिए, तो आए जी आपको भी लेके चलते हैं और आपको लोकल कहवा भी पिलाते हैं, विच इज़ वेरी फेमस तुर्किश कहवा। सलाम अलैकुम अखी। कहवा ओके प्लीज़ वन कहवा कैन से नो शुकर या सादा नो सखर। सो इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ टर्किश कहवास जैसे आपको दिखाया जा रहा है। ये उनकी स्पेशल प्रेजेंटेशंस हैं और ये स्पेशल उनके छोटे छोटे से कप्स, और यहाँ पे स्ट्रीट पे आप बैठेंगे और आप बैठ के पियेंगे उस कहवे को एंड यू विल एंजॉय इट। कहवा पीने के लिए जो है वो छोटी छोटी पीढ़ियाँ हैं जी, आपने छोटी पीढ़ियों में बैठना है और उसके साथ छोटे टेबल्स पे, और यहाँ पे मेरा ख्याल है एडिड शुगर्स जो है, और यहाँ पे मैं उस दिन भी लास्ट अपने वीलॉग में बताया था कि जो एडिड शुगर्स है वो इनके क्यूब्स की शक्ल में होती हैं जैसे ईरान में होती हैं। ईरानी भी ऐसे यूज़ करते हैं इस तरह की एडिड शुगर्स को क्यूब्स की शक्ल में, विच इज़ कॉल्ड सखर इन अरबी, सुखर एंड सखर इन रशियन एज वेल। जी तो दोस्तों ये है हमारा छोटा सा तुर्किश कहवा और ये बड़ा स्पेशल है जी, और इसके साथ उन्होंने हमें एक पानी का कॉम्प्लीमेंट्री कप दिया है, और उसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये इसके साथ शुगर है, और ये लिंक गली का लिंक है जी, और वो मेन सामने इस्तकलाल स्ट्रीट है, और ये कहवा का पूरा एक बैनर लगा हुआ है और यहाँ पर लोग आ रहे हैं एंड दे आर एंजॉयिंग इन दिस स्ट्रीट फॉर कहवा एंड तुर्की Istiklal, Istanbul and Kahwa, and weather is too good, a bit cloudy, so beautiful weather to have Kahwa, so let's enjoy it dudes। जी नाजरीन, तो इस टाइम हम मौजूद हैं तकसीम स्क्वायर से इस्तकलाल स्ट्रीट पे। तो इस्तकलाल स्ट्रीट से जब आप निकलते हैं यू कम ऑन अ राइट एंड यू कैन सी अ शॉप इट इज फोटो मान कस्टमाइज्ड फोटोज, and this is one of the famous attraction for the tourist, and see I mean, people can wear the wardrobe of the sultans and the queens, and they can make the photos here. So, what's your good name, bro? Your good name is? Name? Taram. Okay. So, what like beautiful pictures you are making here, right? Yeah. How much it is one picture, please? Can you tell for my? 300 Turkish liras or 6 euros. It's 6 euros only. You So, can ma'am, pay with euros. what are you making actually? You're making the pictures as well, right? Yeah, we are making pictures here. So you can make the people king and queen here, right? Yeah, it's the Sultan and Sultana actually. Sultan and Sultana. Yeah, art history. Okay. People are coming here, they are wearing historical costume. Okay. And now we are taking pictures of them. Okay, can I make a look of your Yeah, of course, shop? you can check. So people, और ये देखें यहाँ पे अर्तगल गाजी साहब का भी है जनाब, आपको अर्तगल गाजी भी मिलेगा, आपको हर तरह का सुल्तान मिलेंगे, आपको तलवारें मिलेंगी, और ये वो तलवार है जो पाकिस्तान वजीराबाद से काई कबीले की तलवार आती है। ये आपने अक्सर देखा होगा, कबीला काई जो है वो यूज करता था इसको, और इट्स अर्तगल गाजीज, एंड इफ यू सी आवर क्वीन इज सिटिंग ऑन द क्यूब। थैंक यू वेरी मच जी। तो दोस्तों मैं इस्तकलाल स्ट्रीट पे फाइनली पहुंच चुका हूँ बुक शॉप के बाहर। आपको पता है wherever and whenever I go somewhere, तो मैं हमेशा तलाश करता हूँ कि बुक शॉप्स हों और उनके अंदर हम ज़रूर जाएँ। बुक शॉप के बाहर आप देख रहे हैं बिल्ली भी सो रही है, शी इज़ एंजॉयिंग हर नैप, और मैं अभी बुक शॉप के अंदर आपको लेके चलता हूँ। अगर उन्होंने कैमरास बंद ना कराए तो आई विल गेट यू लुक इनसाइड ऑफ द बुक शॉप। जी तो दोस्तों ये इस्तकलाल स्ट्रीट का जो है ना वो मेन चर्च है जी। यहाँ पे जो है उन्होंने आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी कार्स भी हैं, और ये इस्तकलाल का कैथीड्रल चर्च, और अगर आप ये देखेंगे एक्चुअली बाज़ंटाइन एज से अगर आप देखें तो ये प्लेस काफ़ी एक्चुअली एट दैट टाइम तो ये बिल्कुल ही थी ना क्रिश्चियन स्टेट,
और उसके बाद फिर ओस्मानीज हैव टेकन ओवर इट एंड ऑटोमन एम्पायर में भी इनके गिरजों को नहीं गिराया गया। हाया सोफिया के बारे में कहा यह जाता है, जब हम यहाँ तर्किश से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि वो एक सिंबल ऑफ स्टेट है, रिलीजन का सिंबल नहीं है, इसलिए जो सिंबल ऑफ स्टेट था उसको स्टेट चेंज होने के साथ बदला गया है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे मॉन्यूमेंट है जो कि बनाया गया है चर्च के बाहर, और चर्च के मेन गेट्स अगर आप ये देखें तो ये बिल्डिंग आपके सामने है और पीपल आर गोइंग इनसाइड। जी तो नाजरीन अभी हम खाने लगे हैं तुर्किश का एक हेल्दी फूड। आप ये देखें कि ये मटन बना हुआ है जी, और इस मटन को उन्होंने किया हुआ है पूरा रोस्ट, और रोस्ट टाइप है जैसे हमारे यहाँ पर रोस्ट होता है, और इसके साथ एक अदद आलू है और एक गाजर है, साथ सैलड है और जस्ट छोटा सा ब्रेड है जिसमें कि कार्ब्स होंगे तो थोड़े से। तो ये आप देखें कि तुर्किश में जो सर्विंग है एक्चुअली इट इज़ टिपिकली हेल्दी फूड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मैं हूं डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत और मैं इस टाइम मौजूद हूं यूके डायबिटीज़ 2026 लिवरपूल में, और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मैंने अपने सुपरवाइज़र डॉक्टर नाज़म दरवेश साहब प्रोफेसर जो हैं उनकी सुपरविजन में एक रिसर्च पब्लिश की है जो आज इस पोस्टर प्रेजेंटेशन की सूरत में हमारे यहाँ पे यूके में प्रेजेंट की जा रही है। और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू अल्लाह, और मैं पाकिस्तानी पूरी कौम को ये मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है कि हम पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ये जो रिसर्च है ये मल्टीपल एंडोक्राइन जो ट्यूमर्स हैं उनके ऊपर जो हमारी ऐसी ड्रग्स एक्ट करती हैं उनके ट्रीटमेंट में, और जिनकी वजह से डायबिटीज़ ख़राब होती है, ये उनके मुतालिक रिसर्च है कि अगर उन्हें पहले से एड्रेस कर लिया जाए और उन्हें पहले से ठीक कर लिया जाए तो पेशेंट का HbA1c भी अच्छा कंट्रोल रहता है। और ये रिसर्च यूके डायबिटीज़ के जर्नल में अवेलेबल है, आप लॉग इन करके ये रिसर्च हमारा इस नंबर है आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Ma'am, actually this research is about multiple endocrine tumors. So if patient having some sort of multiple endocrine tumor, they are usually treated with somatostatin analogs. So when we inject somatostatin analogs, so actually they increases the blood sugar levels due to certain pathological factors. So if we need to reduce that factors so that we can control the diabetes more better in that group who are taking actually somatostatins for the multiple endocrine tumors. And actually this is the part of our research that if this factor has been controlled in initially, so we can control the diabetes and A1C level nicely. Thank you. Thank you very much. It was a wonderful talk. Thank you very much. I just wanted to say this perspective that as far as the social media is concerned, last week China has made a new rule that only a specific master or any specific people who are trained in some field can give the video messages about, especially scientific opinion. So I think this type of legislation should be done in every country, and that's one of the next research should be yours. Secondly, I would like to add one thing in your research as well, that there are multiple areas where diabetes is more prevalent than others, and most of the people are not actually having good social media access, especially in the remote area of India and Pakistan especially, which are the most popular area in the diabetes practice. So there you need to choose some other methods than social media, which are still in a paper form, which is actually nowadays outdated. But I think you should consider it. Thank you very much. बस एक फोटो बस ऐसे हिला दो जरा ना। बस का फूल शोल सब पीले रंग दे पाने का पीले रंग दे फूल आ ना पीछे ए असल सर हो जाए कम आ दुनिया से तो फोटो भी सर ला देना स्टिल दे थल्ले जान दा
मम्मा इन्ने बुला लेनी Hello, my check. Hello. हाँ ये वो स्लोमो टाइप बड़ा अच्छा है ये कबाब की बना रहे हैं मालिश और लेना लगानी 2 मिनट रुक जा 1-2 सेकंड बाद में लगाए कब हटाते फिर अच्छी नजर आई और भाई कब से वो गर्म करना है उसने कब लुल्लड़ ये कब की बात कर रहा हूँ हाँ पता नहीं कौन सी ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੜਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾਓ ਹਾਂ ਲਾੜੀਆਂ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ कमाल हो गई ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਕਮਾਲ हैप्पी बर्थडे हो गई है फोन कोई भी चुक ली है सर ये दो जी दोस्तों, तो इस टाइम मौजूद है हम इस्तांबुल के एक ट्रेन स्टेशन पे। ट्रेन स्टेशन के साथ साथ ये फेरी स्टेशन भी है। फेरी स्टेशन जो है यहाँ से आपको मिलेंगी डिफरेंट तरह की फेरीज, लेकिन उसके लिए आपको उसी तरह का एक बस का जो हमने दिखाया था वो ज़रूरत होगी। वहाँ से आप एंटर होंगे और उसके बाद अपने रिलेटिव जो भी आपको चाहिए होगा आप उसका वेट करेंगे। फेरीज अगर आप देख रहे हैं तो वो आ रही हैं और जा रही हैं, और ये डोर है, यहाँ से अभी फेरी खड़ी होगी, हम एंटर होंगे और उसके बाद आपको साथ साथ रखते हैं। थैंक यू जी दोस्तों, तो इस टाइम मौजूद है हम इस्तांबुल के एक ट्रेन स्टेशन पे। ट्रेन स्टेशन के साथ साथ ये फेरी स्टेशन भी है। फेरी स्टेशन जो है यहाँ से आपको मिलेंगी डिफरेंट तरह की फेरीज, लेकिन उसके लिए आपको उसी तरह का एक बस का जो हमने दिखाया था वो ज़रूरत होगी। वहाँ से आप एंटर होंगे और उसके बाद अपने रिलेटिव जो भी आपको चाहिए होगा आप उसका वेट करेंगे। फेरीज अगर आप देख रहे हैं तो वो आ रही हैं और जा रही हैं, और ये डोर है, यहाँ से अभी फेरी खड़ी होगी, हम एंटर होंगे और उसके बाद आपको साथ साथ रखते हैं। थैंक यू जी दोस्तों, तो इस टाइम मौजूद है हम इस्तांबुल के एक ट्रेन स्टेशन पे। ट्रेन स्टेशन के साथ साथ ये फेरी स्टेशन भी है। फेरी स्टेशन जो है यहाँ से आपको मिलेंगी डिफरेंट तरह की फेरीज, लेकिन उसके लिए आपको उसी तरह का एक बस का जो हमने दिखाया था वो ज़रूरत होगी। वहाँ से आप एंटर होंगे और उसके बाद अपने रिलेटिव जो भी आपको चाहिए होगा आप उसका वेट करेंगे। फेरीज अगर आप देख रहे हैं तो वो आ रही हैं और जा रही हैं, और ये डोर है, यहाँ से अभी फेरी खड़ी होगी, हम एंटर होंगे और उसके बाद आपको साथ साथ रखते हैं। थैंक यू जी दोस्तों, तो इस टाइम मौजूद है हम इस्तांबुल के एक ट्रेन स्टेशन पे। ट्रेन स्टेशन के साथ साथ ये फेरी स्टेशन भी है। फेरी स्टेशन जो है यहाँ से आपको मिलेंगी डिफरेंट तरह की फेरीज, लेकिन उसके लिए आपको उसी तरह का एक बस का जो हमने दिखाया था वो ज़रूरत होगी। वहाँ से आप एंटर होंगे और उसके बाद अपने रिलेटिव जो भी आपको चाहिए होगा आप उसका वेट करेंगे। फेरीज अगर आप देख रहे हैं तो वो आ रही हैं और जा रही हैं, और ये डोर है, यहाँ से अभी फेरी खड़ी होगी, हम एंटर होंगे और उसके बाद आपको साथ साथ रखते हैं। थैंक यू
आगे अच्छा 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 रेडी बगला आएगा पीछे से, बगला नहीं पीछे बैठो रेडी बगला आएगा पीछे से, बगला नहीं पीछे बैठो रेडी बगला आएगा पीछे से, बगला नहीं पीछे बैठो बगला पूरा बिठवा ले पीछे से शिप शिप होंगे करीब वापसी तो फिर मेरे पास बगला शगला बिठवाओ थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे पीछे जो छोटी बोट आ रही है उसको कैप्चर कर बस काफी है बगला पूरा बिठवा ले पीछे से शिप शिप होंगे करीब वापसी तो फिर मेरे पास बगला शगला बिठवाओ थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे पीछे जो छोटी बोट आ रही है उसको कैप्चर कर बस काफी है Ilang pa deh. Ilang apa? Champion हो आ भी गया ilang pa deh. Ilang apa? Champion हो आ भी गया चलो वीडियो बना तो सुना कब बनाई जाओ बांध पे ये ओहो एक और बनाओ सर एक और बनाना
वीडियो बनाओ छुट्टो छुट्टो अभी फड़ लेंगे अब एक तो स्टिल करा बना चलो पूरी वीडियो बनाओ उत्तो उत्तो सुना कर बनाई जाओ बांध भी है ओहो एक और बनाओ सर एक और बनाना सर वीडियो बनाओ छुट्टो छुट्टो अभी फड़ लेंगे अब एक तो स्टिल करा बना थोड़ा पीछे बस आपने ना पीछे पानी की बनाते थे आपने इधर नहीं देखा। अब हम इधर कैमरा ऊपर लेके ओ चल बस चला गया इनकी वैसे बना दे थोड़ा पीछे बस आपने ना पीछे पानी की बनाते थे आपने इधर नहीं देखा। अब हम इधर कैमरा ऊपर लेके ओ चल बस चला गया इनकी वैसे बना दे जी तो नाजरीन इस टाइम हम मौजूद है फेरी के ऊपर फेरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस्तांबुल में स्पेशली जब आप एशियन साइड से जब आप यूरोपियन साइड ऑफ इस्तांबुल पे जाना चाहेंगे या वापस आना चाहेंगे दोनों सूरतों में आपके लिए आसान तरीन और मैं तो ये कहूँगा इंटरेस्टिंग तरीन आपको जो सफर मिलेगा वो फेरी का है फेरी का तरीका हमने आपको आने का भी बताया कि ऑल यू नीड इज अ कार्ड और उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिकली से टच करेंगे एंड देन दिस एन इलेक्ट्रॉनिक डोर और उसके बाद फेरी है फेरी को अगर आप देखेंगे तो नीचे वाला फ्लोर आपको ये नजर आ रहा है ये सारा हीटेड फ्लोर है इसके अंदर लोग बैठे हैं और यहाँ पे हीटेड है और अगर आप फेरी का फर्स्ट फ्लोर एंजॉय करना चाहते हैं ऊपर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे और अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आप टॉप पे आ सकते हैं आइए अब हम आपको लेके टॉप पे चलते हैं जी नाज़रीन तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि हम टॉप पे आ चुके हैं ये टॉप ओपन है ये लोगों के लिए जो एंजॉय करना चाहते हैं और जो फ्रेश एयर को देखना चाहते हैं आप ये देखिए आपको यहाँ पे इंतहाई खूबसूरत बासोरस का जो आपको नजर आ रहा होगा सारा एशियन साइड एंड दी वेस्टर्न साइड आप देखेंगे कि मल्टीपल आपको यहाँ पे जहाज और फेरी आती जाती नजर आएंगी ये बासोरस की एक अपनी खूबसूरती है इसका एक अपना ऑरा है एक अपनी हिस्ट्री है जैसे कि हमें पता है कि सुल्तान महमद फातेह जब कुस्तुनिया फतह करना चाहते थे तो उससे पहले के भी तमाम सलातीन जो थे जो ये कोशिश कर रहे थे उस्मानी दौर के उनको सबसे बड़ी रुकावट ये बासोरस ही आती थी कि इसको क्रॉस करके कुस्तुनिया तक पहुंचना एक इंतहाई मुश्किल टास्क था जो सुल्तान महमद फातेह ने कैसे किया उन्होंने कश्तियों को खुशकी के ऊपर चलाया और ये वाकया हम अक्सर अपनी किताबों में पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने तमाम बहरी जहाज़ों को एक रात के अंदर तकरीबन 50 किलोमीटर का सफर खुशकी के ऊपर कराया चरबी लगा के जानवरों की लकड़ियों के तख्ते के ऊपर अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल हिस्ट्री ब्यूटीफुल कंट्री और आप ये देख रहे हैं कि फेरी का सफर जारी है तो आप हमारे साथ साथ रहिएगा इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद व्लॉग्स दिखाते रहेंगे जी तो नाजरीन इस टाइम हम मौजूद है फेरी के ऊपर फेरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस्तांबुल में स्पेशली जब आप एशियन साइड से जब आप यूरोपियन साइड ऑफ इस्तांबुल पे जाना चाहेंगे या वापस आना चाहेंगे दोनों सूरतों में आपके लिए आसान तरीन और मैं तो ये कहूँगा इंटरेस्टिंग तरीन आपको जो सफर मिलेगा वो फेरी का है फेरी का तरीका हमने आपको आने का भी बताया कि ऑल यू नीड इज अ कार्ड और उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिकली से टच करेंगे एंड देन दिस एन इलेक्ट्रॉनिक डोर और उसके बाद फेरी है फेरी को अगर आप देखेंगे तो नीचे वाला फ्लोर आपको ये नजर आ रहा है ये सारा हीटेड फ्लोर है इसके अंदर लोग बैठे हैं और यहाँ पे हीटेड है
और अगर आप फेरी का फर्स्ट फ्लोर एंजॉय करना चाहते हैं, ओपन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे, और अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आप टॉप पे आ सकते हैं। आइए अब हम आपको लेके टॉप पे चलते हैं। चलो जी। जी नाज़रीन, तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि हम टॉप पे आ चुके हैं। ये टॉप ओपन है, ये लोगों के लिए जो एंजॉय करना चाहते हैं और जो फ्रेश एयर को देखना चाहते हैं। आप ये देखिए, आपको यहाँ पे इंतहाई खूबसूरत बासोरस का जो आपको नजर आ रहा होगा सारा एशियन साइड एंड दी वेस्टर्न साइड, आप देखेंगे कि मल्टीपल आपको यहाँ पे जहाज और फेरीज आती जाती नजर आएंगी। ये बासोरस की एक अपनी खूबसूरती है, इसका एक अपना ऑरा है, एक अपनी हिस्ट्री है। जैसे कि हमें पता है कि सुल्तान महमद फातेह जब कुस्तुनिया फतह करना चाहते थे तो उससे पहले के भी तमाम सलातीन जो थे, जो ये कोशिश कर रहे थे उस्मानी दौर के, वो सबसे बड़ी रुकावट ये बासोरस ही आती थी कि इसको क्रॉस करके कुस्तुनिया तक पहुंचना एक इंतहाई मुश्किल टास्क था, जो सुल्तान महमद फातेह ने कैसे किया। उन्होंने कश्तियों को खुशकी के ऊपर चलाया, और ये वाकया हम अक्सर अपनी किताबों में पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने तमाम बहरी जहाज़ों को एक रात के अंदर तकरीबन 50 किलोमीटर का सफर खुशकी के ऊपर कराया, चरबी लगा के जानवरों की लकड़ियों के तख्ते के ऊपर। अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल हिस्ट्री, ब्यूटीफुल कंट्री। और आप ये देख रहे हैं कि फेरी का सफर जारी है, तो आप हमारे साथ साथ रहिएगा। इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद व्लॉग्स दिखाते रहेंगे। सिर्फ ये लगे कि मैं बिल्कुल मेरे पीछे सिर्फ तख्ता ही है, 10-15 सेकेंड। सिर्फ ये लगे कि मैं बिल्कुल मेरे पीछे सिर्फ तख्ता ही है।